इस इमेज को देखिए, ये अखंड भारत है और ये आज का भारत है। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अखंड भारत से कौन कौन से देश अलग हुए थे। अखंड भारत में पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार व इसके साथ थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया तक फैला था, जिसे आज हम अखंड भारत कहते हैं। उन सभी क्षेत्रों के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन ये सभी अखंड भारत में आते थे। कुछ देश तो बहुत समय पहले ही अलग देश बन चुके थे। वहीं अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो, शासन करो नीति अपनाई थी, जिसे अखंड भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, ताकि आने वाले समय में पुनः अखंड भारत न बन सके। नंबर 1, अखंड भारत को टूटने की शुरुआत आज के अफगानिस्तान से हुई थी। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि क्या अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा था, क्योंकि आज के समय में अफगानिस्तान की पहचान एक इस्लामिक देश व तालिबान संगठन के रूप में होती है। अफगानिस्तान का पुराना नाम अफगानिस्तान था। यहाँ पहले कंधार जनपद था, जिसका जिक्र महाभारत काल में मिलता है। अखंड भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंशों के राजाओं ने किया था, लेकिन बाद में सिकंदर ने काबुल, कंधार, तक्षशिला से सिंधु नदी तक यूनानी साम्राज्य में मिलाया था। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध में सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात व मकरान ये प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे। इसके बाद अफगानिस्तान का संपूर्ण इलाका मौर्य साम्राज्य में आ गया था और सम्राट अशोक के शिलालेख भी यहाँ प्राप्त हुए। यहाँ पहले हिंदू व बाद में बौद्ध धर्म था। इस समय कंधार मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद अफगानिस्तान पर मुस्लिम आक्रमण होने लगे। 870 में अरब सेनापति याकूब एलस ने आज के अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद अफगानिस्तान पर गजनवियों का अधिकार हो गया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गया था। 15वीं सदी में बाबर ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह महमूद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। 17वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के समय हुआ था। 19वीं सदी में एंग्लो अफगान युद्धों के कारण अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली थी। बाद में अफगानों ने अंग्रेजों से आज़ादी का ऐलान किया था और 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। हालांकि इससे कहीं पहले ही अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। नंबर 2, नेपाल भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। नेपाल कभी मौर्य साम्राज्य व गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा था। नेपाल का प्राचीन काल सभ्यता व सांस्कृतिक से भारत का गहरा रिश्ता रहा है। 12वीं सदी में नेपाल में मल्ल वंश की स्थापना हुई थी। इस काल को नेपाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद 1743 में नेपाल का एकीकरण, जिसे गोरखा साम्राज्य का विस्तार के रूप में जाना जाता है, इसका श्रेय गोरखा शासक पृथ्वी नारायण शाह को दिया जाता है। गोरखा सैनिक के बारे में कहावत है कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तब ब्रिटेन नेपाल को भी अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, लेकिन 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। अतः बाद में 1816 में सुंगोली की संधि की था। इसके बाद 1904 में नेपाल को एक अलग देश का दर्जा दिया गया था और इस तरह नेपाल अखंड भारत अलग हुआ था। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन रहा। लेकिन 1923 में ब्रिटेन ने नेपाल को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया था। नंबर 3, भूटान हिमालय पर बसा हुआ एक छोटा देश है। भूटान संस्कृत भाषा भूटान से बना है, जिसका अर्थ है सबसे ऊंची धरती है। भूटान सांस्कृतिक व धार्मिक तौर पर भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान भी कभी भारतीय जनपद में आता था, संभवतः विदेही जनपद का हिस्सा था। यहाँ बौद्ध धर्म है। यह वह समय था जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। वे भूटान को भी अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। ब्रिटेन व भूटान के बीच चिनसुलू संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भूटान में 1907 में राजशाही की स्थापना हुई थी। 17 दिसंबर 1907 को ब्रिटिश ने भूटान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया और इसी के साथ अखंड भारत से भूटान भी अलग हो गया था। नंबर 4,
इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद इस क्षेत्र में ईरान के हकमनी वंशों के राजाओं का साम्राज्य सिंधु नदी के पश्चिम तक फैला था। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने दारा तृतीय को हरा दिया था। सिकंदर भारत के क्षेत्रों को जीतता हुआ सिंधु नदी को पार करके पंजाब तक आ गया था। राजा पोरस व सिकंदर के बीच हुए युद्ध में सिकंदर को हरा दिया था। बाद में उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे। मौर्यों ने 300 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मौर्यों के पतन के बाद यहाँ ग्रीको बैक्ट्रियन का शासन रहा। इसके बाद पार्थियन का शासन रहा। बाद में सिंध के राय राजवंश ने इस पर शासन किया था। सन 712 में फारस के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था और इसके बाद पाकिस्तान का क्षेत्र इस्लाम से प्रभावित होता चला गया। मोहम्मद गजनवी व बाद में मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान बना था। इसके बाद पाकिस्तान दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। बाद में पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था। इसके बाद संपूर्ण पाकिस्तान में अंग्रेजों का शासन रहा था। पाकिस्तान शब्द 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में बांग्लादेश दोनों एक साथ थे। इसी के साथ पाकिस्तान अखंड भारत से अलग हो गया था। नंबर 5, भारत के प्राचीन इतिहास में भी बंगाल का एक विशिष्ट स्थान था। मौर्य व गुप्त साम्राज्य में बंगाल एक प्रांत था। अंतिम गुप्त सम्राट की अयोग्यता का फायदा उठाकर शशांक ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद पाल राजवंश की स्थापना हुई। पाल वंश को बंगाल इतिहास का स्वर्ण युग में जाना जाता है। पाल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार धर्मपाल व देवपाल ने किया था। पाल राजाओं के समय बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला था। पाल राजवंश के पश्चात सेन राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्षों तक शासन किया था। 12वीं सदी के बाद बंगाल पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। स्वतंत्र होने के कारण बलबन ने पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बलबन के पुत्र बुगरा खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय फिर स्वतंत्र हो गया था। बंगाल दिल्ली से दूर होने के कारण बंगाल के दीवान स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। प्लासी का युद्ध, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध से भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल दी गई थी। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, परंतु यह एक अयोग्य व्यक्ति था। इस अयोग्यता का फायदा उठाते हुए बंगाल के वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए थे। बंगाल विभाजन 1905 भारत के गवर्नर कर्जन के द्वारा किया गया था। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था, जिसमें बंगाल से एक मुस्लिम बहुल प्रांत अलग करने के उद्देश्य से बंगाल को बांट दिया गया था। इसका विरोध पूरे देश में होने लगा था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से में बंगाल का विभाजन रेड क्लिफ लाइन पर आधारित हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया, वहीं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और इसी के साथ बांग्लादेश भी अखंड भारत से अलग देश बन गया। नंबर 6, बर्मा का इतिहास बहुत पुराना व जटिल है। यह वही बर्मा है जहां 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और बाद में उन्हें बर्मा भेज दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। म्यांमार का प्रारंभिक इतिहास वहां की मूल जनजातियों का है। भारत के बौद्ध प्रचारकों के प्रयास से यहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। इसके बाद म्यांमार में बुद्धपर्स एम्पायर या बागान एम्पायर की स्थापना अनुरुद्ध या अनिरुद्ध ने की थी। इसने उन क्षेत्रों का एकीकरण किया जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन म्यांमार पर पहला मंगोल आक्रमण कुबलई खां के नेतृत्व में हुआ था, जिसका परिणाम बागान एम्पायर का पतन हुआ था। इसके बाद म्यांमार छोटे छोटे राजवंशों में टूटता गया, जिसमें सियान राजवंश, अवा, अराकान, सोम राजवंश। इसके बाद टुंगू साम्राज्य दूसरी बार म्यांमार का एकीकरण किया और छोटे छोटे राजवंशों पर अपना अधिकार कर फिर एकजुट करके उसे दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। 18वीं सदी में कोनबांग राजवंश की स्थापना हुई थी।
अब यूरोपीय शक्तियां म्यांमार में आने लगी थी। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध 2 साल तक चला था। यह ब्रिटिश भारत का सबसे महंगा व सबसे लंबा युद्ध बन गया था। तीसरे एंग्लो बर्मी युद्ध का परिणाम कोरंबंग राजवंश का अंत हुआ। इसके बाद 1937 में ब्रिटिश लोगों ने बर्मा को भारत से अलग करके एक उपनिवेश के रूप में शासन करने लगे। इसके बाद 4 जनवरी 1948 में म्यांमार भी अखंड भारत से अलग देश बन गया था। नंबर 7, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीलंका को शिव ने बचाया था। शिव ने श्रीलंका को कुबेर को दिया था। कुबेर से रावण ने ले लिया था। भगवान श्री राम ने श्रीलंका विजय के बाद भारत में मिलाया था। श्रीलंका का पहला राजवंश तांबापनी का साम्राज्य था। इसके बाद अनुराधपुर का साम्राज्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने से बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। यहाँ पर चोल शासकों का अधिकार हो गया था। इसके बाद कई राजवंश यहाँ आए। कैंडी राजवंश, यह श्रीलंका का अंतिम राजवंश था। 16वीं सदी में यूरोपीय देशों ने श्रीलंका में कदम रखा था। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास दुर्ग बनाया था। इसके बाद श्रीलंका व्यापार का केंद्र बनता गया। 18वीं सदी के आते आते अंग्रेजों ने श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1815 आते आते अंग्रेजों ने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। बाद में श्रीलंका ब्रिटिश का उपनिवेश बना। इसके बाद 4 1948 को ब्रिटिश ने एक अलग देश बनाया और इसी के साथ ही श्रीलंका भी अखंड भारत से अलग हो गया था। इसके बाद थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया ये अखंड भारत से अलग देश बन गए। आज जो भारत है उसमें भी पाकिस्तान ने 1947 के बंटवारे के दौरान जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र कब्जा कर लिया जिसे आज हम पीओके व गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। और चीन ने भी अक्साई चीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।